नमस्ते साथी। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोजगार सारथी में। तो एक बार बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और सभी बच्चे तैयारी अपनी जमकर कर रहे होंगे और लगे होंगे डेडिकेशन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आपका क्या क्या लक्ष्य है मुझे एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कि भैया मेरा ये लक्ष्य है, मैं इस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। जैसा कि मैं जानता हूँ इस वीडियो को जो देखने आए होंगे बच्चे, वो जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस की ही तैयारी कर रहे होंगे, वही बच्चे इस वीडियो को देखने आए होंगे। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और इस वीडियो को देखने आए हो। तो कोई बात नहीं, आपके लिए भी ये वीडियो सफिशिएंट हो सकती है। क्यों भाई साहब? क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो शुरुआत कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए। आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस का जब एग्जाम आता है, जब जो इसमें सिलेबस आता है, उसके अंदर आप सबने देखा होगा कि जीएस से जो है 50 मार्क्स का पेपर आता है। अब जीएस से जब 50 मार्क्स का आता है तो उसमें सारे सब्जेक्ट आते हैं जीएस के। अब ऐसा ही होता है अन्य एग्जामों में। अन्य एग्जामों में क्वेश्चंस के जो वेटेज होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, पर जो जीएस है पूछे तो अगर मैं बात करूं भाई साहब, एसएससी, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, इन सब में जब आप जीएस को देखेंगे तो जीएस का जो क्वेश्चन होता है, जीएस के जो क्वेश्चंस होते हैं लगातार ज्यादातर सेम ही होते हैं। तो कोई टेंशन की बात नहीं है जो भी इस एग्जाम को देखने आया। हाँ, एक बात स्पेशली कहना चाहूंगा कि ये उन बच्चों के लिए स्पेशल क्लासेस है जो दिल्ली पुलिस 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये जरूरी है। पर अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, पर उसके लिए मैं स्पेशल क्लास और चलाऊंगा। जैसे बात करूं मैं यूपी पुलिस और एसएससी जीडी 2025-26 के लिए, इसी प्रकार से यूपीएसआई और यूपी पुलिस, इन दोनों की अलग अलग क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी कुछ समय बाद। उसके लिए थोड़ा आपको टाइम चाहिए होगा, थोड़ा टाइम मुझे देना होगा, थोड़ा टाइम आपको भी रुकना होगा। क्या आप इतनी देर के लिए रुक सकते हो? बोलेंगे हाँ हम रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज हम लोग बेहतरीन सी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा बताओ पहले मैं आज कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ ना? तो बोलेंगे हाँ भैया अच्छा लग रहा है। चलो आज हम लोग बात करेंगे भाई साहब अपने उस टॉपिक के बारे में जो टॉपिक हम लोग रोजाना कवर कर रहे हैं। टॉपिक है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री मीन्स इतिहास। हिंदी वाले बोलेंगे भैया इतिहास। आपकी जो क्लासेस है वो बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल का मीन्स क्या होता है बच्चा? आप बोलेंगे बाइलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी प्लस इंग्लिश, दोनों में आपकी क्लासेस होने वाली है। तो इसकी टेंशन मत लेना भैया, इंग्लिश वाले बच्चे और हिंदी वाले बच्चे, कि भैया हिंदी में कैसे समझे, इंग्लिश में कैसे समझे। टेंशन फ्री रहो, बस फोकस करो चीजों को समझने में। ओके, मैं आज आपको जो बताऊंगा वो आपके जो हिस्ट्री के अंदर टॉपिक होगा आज का, वो होगा मुगल वंश। और मुगल वंश के अंदर हम लोग किसको कवर कर रहे हैं? आप बोलेंगे भैया हुमायूं को। हुमायूं का ये वीडियो पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 तो इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं, उसको जाके चैनल पे आप लोग देख लेना। पार्ट 1 में मैंने बेहतरीन से हुमायूं के जीवन परिचय के बारे में बेहतरीन सी बातें करी है, हुमायूं के युद्ध के बारे में बेहतरीन सी बातें करी है। जैसा कि मैं थोड़ा उसको रिवाइज करवाऊं, जिस बच्चे ने वीडियो देखी होगी तो उसको याद आ रहा होगा कि जब हमने हुमायूं की शुरुआत करी तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना भैया हुमायूं। हुमायूं किसका पुत्र था? आप बोलेंगे हुमायूं जो है बाबर का पुत्र था। बाबर के कुल 4 पुत्र थे और एक बेटी थी, गुलबदन बेगम। वो कौन थी? वो बाबर की बेटी थी। अगर मैं बात करूं भैया हुमायूं के 4 पुत्र थे तो हुमायूं के 4 पुत्र, सॉरी बाबर के 4 पुत्र थे और बाबर के 4 पुत्रों में से हुमायूं जो है सबसे बड़ा था। उसके बाद कमरान, उसके बाद अस्कनी और उसके बाद हिंदल। इसी प्रकार से 4 भाई थे। तो ये 4 भाइयों में सबसे बड़ा था आपका हुमायूं। अगर मैं बात करूं भैया हुमायूं का अर्थ क्या होता है, तो हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। ये मैंने पहले बात करी थी इसके बारे में। फिर हमने जाना था हुमायूं का समय, समय मीन्स टाइम पीरियड, कि भैया हुमायूं जो है कब से कब तक दिल्ली की गद्दी पर शासन करता है। तो तब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? मैंने बोला हुमायूं जो है 2 भाग में डिवाइड है। हुमायूं जो है दिल्ली गद्दी पर 2 भाग में, 2 पार्ट में शासन करता है। आप मुझे बता सकते हैं एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर भैया कि वो 2 पार्ट कौन कौन से थे, किस किस टाइम पीरियड के बीच में उसने दिल्ली की गद्दी पर शासन किया? तो आप बोलेंगे हुमायूं जो है 2 टाइम पीरियड में दिल्ली गद्दी पर शासन किया। एक टाइम तो था 1530 से लेकर 1540 के मध्य का, और उसके बाद एक टाइम पीरियड आता है 1555 से लेकर 1556 तक। ये हुमायूं ने 2 शासनकाल किए। अब बात करें भैया हुमायूं के कुछ युद्ध, तो हुमायूं का कुछ युद्ध में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले युद्ध होता है उसका कलिंजर अभियान, जो कि 1531 में वो करता है। कौन सा अभियान? कलिंजर अभियान। गद्दी पर बैठने के बाद ही कलिंजर अभियान शुरुआत कर दिया था 1531 में। ओके, तो आप बोलोगे हाँ जी कलिंजर अभियान उसने 1531 में किया। उसके बाद 32, उसके बाद 39, उसके बाद इसके चौसा का युद्ध जो कि 26 जून 1539 को हुआ था। इसी प्रकार से हुमायूं के बहुत सारे कार्य होते रहे और हुमायूं का जो जीवन है वो ललकता जीवन किसने कहा था? बोलेंगे हुमायूं का जो ललकता जीवन है वो लेलपुर ने कहा है। आज
अब इससे आगे की बातें हम लोग शुरू करने वाले हैं भैया। सारे युद्ध हो चुके थे हुमायूं का। हुमायूं जो है नदी में गिर चुका था। हुमायूं की जान जो है निजाम बिस्ती नाम के एक व्यक्ति ने बचाई थी, और हुमायूं ने उससे एक वादा किया था। क्या वादा किया था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे कि हुमायूं ने निजाम बिस्ती से क्या वादा किया था। ओके, आज लिखना जरा कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जवाब। और सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे लिखना दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस। आप कहेंगे दिल्ली पुलिस 2025। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं किस बैच के माध्यम से उसको हम लोग कवर कर रहे हैं? तो आप बोले बैच जो होगा हमारा संघर्ष बैच चल रहा है भैया। कौन सा बैच चल रहा है मेरे भाई? आप बोलेंगे संघर्ष बैच। अच्छा जी, आप संघर्ष बैच के माध्यम से हम लोग किसको कवर कर रहे हैं? आप बोले भैया इसमें हम लोग हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हमारा टॉपिक जो होगा आज का वो कौन सा होने वाला है? टॉपिक लिखो, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखो। बोलेंगे हुमायूं। हुमायूं, अगर मैं आपसे बात करूं हुमायूं का टाइम पीरियड, तो 1530 से 1540 ईस्वी। 1540, उसके बाद से 1540 से लेके आप बोले 1555 से 1556। ये दो टाइम पीरियड जिसमें हुमायूं ने शासन किया दिल्ली गद्दी पर। ये पहला, ये दूसरा। अब बाकी जो बातें बची हुई थी हुमायूं के बारे में वो बातें शुरू करते हैं। क्या हुआ भाई साहब कि हुमायूं 1540 में दिल्ली पे जब हार जाता है, शेरशाह सूरी से जब हुमायूं हार जाता है, तब क्या होता है हुमायूं बढ़ जाता है कमजोर। हुमायूं जब भाग जाता है, हुमायूं भागकर कहां जाता है? ईरान की ओर जाता है। तब क्या होता है हुमायूं भागते ही भागते ईरान चला जाता है। तो कब जाता है हुमायूं? आप बोलेंगे भाई साहब यहां पे जरा लिखना, हुमायूं 1540 में ईरान। कहां भाग गया मेरे भाई? ईरान भाग गया। ईरान भाग गया। ओके, 1540 में हुमायूं ईरान भाग गया। किसके डर से? बोलेंगे शेरशाह सूरी से हारकर। शेरशाह सूरी के हार से जब वो ये ईरान भागा, तो ईरान भाग के समय इसने क्या किया? जब ये 1542 में आया, तो 1542 में इसने अपनी शादी रचाई। इसने कहा कि अब तो जीवन तो वैसे ही लड़कता फड़कता चल रहा है मेरा, तो क्या करें, जीवन में कुछ खुशियां लाए, शादी वादी कर लेते हैं। तो भाई साहब ने भागते भागते, ये शासक तो था नहीं उस समय, पर सबको पता था ये राजा है, एक जगह का ये राजा था, तो हो सकता है आगे भी ये राजा हो। तो इसने एक महिला से शादी करी। जाहिर सी बात है महिला से ही शादी होगी। तो इसने एक महिला से शादी करी। इस महिला का नाम क्या था? आप बोलेंगे हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम से इसने क्या करी भाई साहब? इसने जो है शादी कर ली। कब करी हमीदा बानो बेगम से? तो बोले भैया 1542 में। ये कुछ बेसिक से बच्चे हुए फैक्ट थे, उनके बारे में बात करें। 1542 में शादी किससे करी भाई साहब? आप बोलेंगे शादी जो करी हमीदा बानो। ओके, या आप बानो कहेंगे या बानू कहेंगे? भाई साहब आप बानू लिख लो, बानू बेगम। हमीदा बानू बेगम से क्या की भाई साहब? हमीदा बानू बेगम से इसने शादी करी। किसने? हुमायूं ने। हुमायूं ने हमीदा बानू बेगम से शादी शादी हुमायूं ने। ओके, 1542 में शादी हमीदा बानू बेगम से हुमायूं ने करी भाई साहब। हाँ, ओके, यहां तक कोई डाउट? बोलो भैया नहीं डाउट। सॉरी 42 बोल गया मैं आपसे, इसकी गलती मैं माफी चाहूंगा। 41 था ये, मैं 42 बोल गया, इसके लिए माफी चाहूंगा। ये 41 था। 42 में तो भाई साहब आपके अकबर का जन्म हुआ था। किसका? अकबर का, जो इसका पुत्र था। जानते थे अकबर एक जिसको महान बताया जाता है साफ किताबों में, कविताओं में, पर महान नहीं था। ओके, बहुत से लोग मानते इसको महान, पर महानता मैं इसकी बताऊंगा जब मैं इसको पढ़ाऊंगा भैया क्या महान था क्या नहीं था। मैं बात करूं भाई साहब, जब इसका जीवन लड़क रहा था और भागते ही भागते इसने शादी करी और भागते ही भागते इसने एक बच्चे को जन्म दिया। इसने नहीं दिया, हमीदा बानो बेगम ने दिया था, समझे, हुमायूं ने दिया था। हमीदा बानो बेगम ने एक बच्चे को जन्म दिया, बच्चे का नाम था अकबर। 1542 में इसने एक बच्चे को जन्म दिया, हमीदा बानो बेगम ने, बच्चे का नाम था अकबर, और अकबर ही इस वंश का अगला शासक हुआ। तो भाई साहब क्या बोलेंगे भैया? 1542 में अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जन्म हुआ। क्या हुआ मेरे भाई? अकबर का जो है जन्म 1542 में हो जाता है। अच्छा भैया, अकबर को मैंने 1542 में उसकी जन्म कर दी। ओके, अब भैया बात आती भैया ये किसकी सहायता से? भैया अगर जन्म हुआ तो ये तो राजा था नहीं,
हुमायूं। हुमायूं के पास घर तो था नहीं, तो हुमायूं कहाँ रुका, कहाँ इसने जब जिसका जन्म हुआ अकबर का, तो अकबर का जन्म किसके घर में हुआ था? ये राजा तो था नहीं, इसके पास प्रजा तो थी नहीं, इसके पास कोई घर तो था नहीं रहने के लिए, सब कुछ तो इसका छिन चुका था। तो इसने जो इसके एक दोस्त थे, अमरकोट के एक राजा थे, राजा बीरसाल। कहाँ के? अमरकोट के एक राजा थे, राजा बीरसाल। तो राजा बीरसाल के यहाँ पर ही अकबर का जन्म हुआ था। आप कहेंगे भैया अमरकोट के राजा, क्या बोलेंगे आप? बोलेंगे भैया अमरकोट के राजा, अमरकोट के राजा, राजा बीरसाल। क्या बोलेंगे? राजा वीर साल के यहाँ, राजा बीरसाल के यहाँ इसका क्या हुआ भाई साहब? जन्म हुआ। अकबर का जन्म हुआ, अमरकोट के राजा थे राजा बीरसाल, वहां पे इसका जन्म होता है। कब होता है? 1542 में। याद रहेगा? बोलेंगे हाँ याद रहेगा। अब भाई साहब बात आती है भैया, हुमायूं जो है शादी वादी कर चुका है, बच्चे बच्चे हो चुके हैं। अब हुमायूं को लगा कि भाई साहब अब तो जीवन वैसे ही मेरे बुढ़ापे में जा रहा है, वैसे ही बच्चे को मैं क्या विरासत में क्या दूं मैं अपने बच्चे को। तो इसने कहा नहीं यार, फिर से अपनी गद्दी लेने के लिए युद्ध तो करना पड़ेगा। तो भाई साहब फिर से उतरे मैदान में, और कुछ व्यक्तियों के साथ में आकर फिर से इसने 1545 में दिल्ली पर हमला बोला। और दिल्ली पर उस समय शासन कर रहा था शेरशाह सूरी। तो क्या होता है 1542 में ये किस किस के साथ मिलता है? बोलो पहले जीतता है कांधार और काबुल को। शुरुआत करी इसने 1545 से। 1545 ने सबसे पहले शुरुआत करी काबुल और कांधार को जीतने से। जब ये काबुल और कांधार को जीत गया, तो इसने कहा कि अब और मेरे पास सेना मजबूत हो चुकी है, सेना भी अच्छी खासी है, अब मैं दिल्ली पे बढ़ता हूं करूं। तो भाई साहब फिर ये आता 1555 में दिल्ली पर। उसके पहले में ये जान लो 1545 की बात। 1545 में इस समय क्या कहेंगे, 1545 समय इसने, अच्छा ये काबुल और कांधार कहां पड़ता है? बोलेंगे ईरान के एरिया में पड़ता है। ईरान के साथ, अच्छा ईरान के कुछ शासक थे ना, उनके साथ मिलकर क्या है, और ईरान का राजा, ईरान के राजा की, सॉरी मैं गलत बोल गया, काबुल कांधार यहां नहीं पड़ता। ईरान के राजा की सहायता से, सहायता से किसको जीता भाई साहब? आप बोलेंगे काबुल एवं कांधार। काबुल एवं कांधार को क्या किया भाई साहब ने? कब्जे में लिया। कब्जा किया। ओके, ये बोले काबुल और कांधार को कब्जे में लिया, कब्जा किया। सुनो 1542 में इसने क्या किया? ईरान के जो राजा थे उनकी सहायता से काबुल एवं कांधार को अपने कब्जे में लिया। अब ये काबुल और कांधार इसके कब्जे में आ चुके हैं, अब थोड़े मजबूत हो चुका है। अब इसने कहा कि भाई साहब मैं मजबूत हूं, अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। तो और आगे भाई साहब ये बढ़ा, इसने फिर युद्ध लड़ा। एक युद्ध हुआ जिसको हम लोग जानते हैं सर हिंद के युद्ध के नाम से। कौन सा युद्ध? सर हिंद का युद्ध। कब लड़ा गया? 1555 में लड़ा गया। किस किस के मध्य में लड़ा गया भैया? बोलेंगे एक तरफ बाबर, सॉरी एक तरफ हुमायूं और एक तरफ था शेरशाह सूरी। ओके, शेरशाह सूरी। तो यहां पे लिखेंगे भाई, आप लिखेंगे सर हिंद का युद्ध, सर हिंद का युद्ध, या बोलेंगे द वॉर ऑफ सर हिंद। ओके, कब लड़ी गई है? 1555 में। 1555 में। ओके, किसके साथ? सिकंदर के साथ। ओके, सर हिंद का युद्ध हुआ सिकंदर के साथ में। अच्छा जी, क्या क्या हुआ भैया? यहां पे जो मैं बात करूं भाई साहब, तो इसके साथ में कौन था? हुमायूं के साथ साथ में कौन था? हुमायूं का साथ किसने दिया? हुमायूं का साथ दिया, देखो भाई पहले तो हुमायूं प्लस था। देखो हुमायूं तो खुद था ही, इसमें युद्ध में शामिल तो था ही। अब सुनना, हुमायूं की ओर से जो इस युद्ध में भाग लिया था ना, वो किसने लड़ रहा? इसका एक सेनापति था बैरम खां। बैरम खां ने हुमायूं की तरफ से युद्ध लड़ा इस युद्ध में। तो बोलेंगे हुमायूं प्लस बैरम खां और ईरान के शासक, ईरान के शासक। अच्छा, हुमायूं के साथ भाई साहब कौन कौन हुए? देखो एक तो हुमायूं साथ में खुद था, उसके साथ बैरम खां था, उसके साथ ईरान के शासक थे। तो तीन व्यक्ति ये थे। तो तीन मतलब 3 लाख की सेना, मजबूत सेना थी।
तो फिर इसने इस युद्ध में भाग लेना शुरू किया। और क्या होता है भाई साहब, ये सरहिंद का युद्ध क्या होता है, हुमायूं जीत जाता है। हुमायूं क्या हुआ, हुमायूं इसे इसमें क्या हुआ भाई साहब, विजय हुआ। तो कहेंगे आप भाई साहब हुमायूं जो इस युद्ध में विजय हुआ, सरहिंद के युद्ध में 1555 में गए, इस युद्ध में ये विजय होता है, दिल्ली गद्दी पर दोबारा से बैठता है। और जब दिल्ली गद्दी पर दोबारा से बैठता है तो जो अपने इसने एक वादा किया था, किससे, आप बोलेंगे भैया निजाम बिस्ती से जो इसने वादा किया, तो इस वादे को इसने पूरा किया और निजाम बिस्ती को अपने यहाँ का एक दिन का शासक इसने घोषित किया। जब निजाम बिस्ती एक दिन का शासक बना तो उसने कहा कि कुछ यार चालू किया जाए। तो निजाम बिस्ती ने क्या कौन से सिक्के जारी किए थे, बता सकते हो आप मुझे? मैंने पिछली वाली वीडियो में विस्तार से बताया था इसके बारे में, फिर बता रहा हूं एक बार कि निजाम बिस्ती ने कौन से सिक्के जारी किए। आप बोलेंगे भैया निजाम बिस्ती ने जो है कौन से सिक्के, आप कहेंगे भैया निजाम बिस्ती ने जो है चमड़े के सिक्के जारी किए थे, कि भैया वो बिस्ती था, उसने सोचा चमड़े के सिक्के जारी करो, सबसे सस्ता रहेगा और सब लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई साहब एक दिन का राजा बनके क्या कर सकता था, तो जितना उसने किया उतना कर लिया। उसके बाद दूसरे दिन वो परिवर्तन हो गया, फिर से नई चीजें बदली। तो कहा जाता है कि निजाम बिस्ती ऐसा एक शासक था एक दिन का जिसने चमड़े के सिक्के जारी किए। तो प्रश्न बनेगा कि बताओ चमड़े के सिक्के किस शासक ने, किस व्यक्ति ने जारी किए, तो बोलेंगे निजाम बिस्ती ने चमड़े के सिक्के जारी किए। अब हम इसको शासक क्यों कह रहे हैं भाई साहब, एक दिन का वो शासक था, पर शासक तो था ना, राजा की उपाधि तो लगी ना उसके आगे कि हाँ राजा निजाम बिस्ती, तो एक दिन का शासक तो था वो। तो कहेंगे हाँ जी भैया एक दिन का शासक था राजा निजाम बिस्ती। तो बोलेंगे हाँ जी भैया राजा निजाम बिस्ती जो है एक दिन का शासक था। जरा इसको लिखेंगे आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अगर लेना चाहे तो, वरना जो मैं बता रहा हूँ वो तो लिखो ही। ओके, यहां तक क्लियर है भाई? बोलेंगे यस या नो, बोलेंगे यस या नो, बोले क्लियर है। अब नोट लिखने वाली कुछ चीज लिखो, सुनना। हुमायूं का जब मैं बताता हूं आपको कि जो हुमायूं था वो, इसका जीवन अलग था प्रवक्ता था। अब ये व्यक्ति जो है ना एक चीज पर बड़ा विश्वास करता था, वो था ज्योतिष। ज्योतिष पर हुमायूं बहुत ज्यादा विश्वास रखता था। ये क्या करता था, हर दिन जो है ना अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनता था, मतलब दिन के हिसाब से कपड़ों को चेंज किया करता था। अगर शनिवार है तो शनिवार के दिन इस कलर के कपड़े, अगर रविवार है तो रविवार के दिन इस कलर के कपड़े, अगर सोमवार है तो सोमवार के दिन इस कलर के कपड़े। तो हर दिन अलग अलग प्रकार के कपड़े पहना करता था। तो बोले तो ये ज्योतिष पर विश्वास रखता था। तो बोलेंगे भैया क्या बोलेंगे आप, लिखना जरा, हुमायूं हुमायूं ज्योतिष किस पे पर भाई, आप बोलोगे ज्योतिष पर विश्वास करता था। हुमायूं किस पर विश्वास करता था, ज्योतिष पर। इसीलिए, और लिखना जरा, इसीलिए 7 दिन, सुना, 7 दिन 7 कलर के 7 रंग के कपड़े पहना करता था। सुनो, 7 दिन मतलब 7 हफ्ते, मतलब 7 दिन 7 कलर के कपड़े पहनता था, बन वीक में बनकर अलग अलग कलर के कपड़े, 7 दिन 7 रंग के कपड़े, 7 रंग के वस्त्र, कपड़े बोले या वस्त्र बोले, कपड़े पहनता था बोले भैया हाँ ये व्यक्ति ऐसा करता था। अब सुनो कौन से दिन कौन से कपड़े पहनता था, तो जरा लिखना, देखना, सोमवार को भाई साहब कौन से कपड़े पहनता था, मंगलवार को कौन सा पहनता था, बुधवार को कौन सा पहनता था, बुधवार। आप बोलेंगे भैया गुरुवार को कौन सा पहनता था, और आप बोलेंगे भैया शुक्रवार, और आखिरी में आपका आ जाएगा भैया शनिवार, देखना भाई साहब, सोमवार को जो ये वस्त्र पहनता था वो होते थे सफेद कलर के। कैसे वस्त्र पहनता था, सफेद वस्त्र। तो धारण कौन से वस्त्र करता था, ये सफेद। ये हालांकि पेपर में नहीं पूछा जाएगा पर आपके जानने के लिए जरूरी है, कोई भी आपसे पूछ सकता है। हरा रंग किस दिन, आप बोलेंगे हरा रंग जो है मंगलवार को पहनता था। बुधवार को भाई साहब आप बोलेंगे बुधवार को गुलाबी, ओके। उसके बाद में बात करूं भैया गुरुवार को, तो गुरुवार को ये पीले वस्त्र पहनता था। कैसे, पीले। उसके बाद मैं आपसे बात करूं भैया, तो ये शुक्रवार को कौन सा वस्त्र,
शुक्रवार को बोलेंगे भैया ये शुक्रवार को, सॉरी शुक्रवार को गुलाबी, और हाँ एक मिनट गलत हो गया, ये मंगलवार को लाल पहना करता था। कैसे? लाल, मंगलवार को लाल, बुधवार को भाई साहब आप बोलेंगे हरा, और उसके बाद होगा गुलाबी, है ना। बुधवार को हरा, उसके बाद गुरुवार को ये पहनता था पीले, आपने बोला भैया शुक्रवार को ये पहनता था गुलाबी। हाँ अभी सही है। देखो सोमवार को वस्त्र सफेद वस्त्र, मंगलवार को लाल, और बुधवार को हरा, और गुरुवार को पीले, और शुक्रवार को गुलाबी। अब बात आती है शनिवार को, तो शनिवार को आप सब जानते हैं शनिवार काला वस्त्र होता है। शनि महाराज को कौन से वस्त्र धारण किए जाते हैं? काले वस्त्र। तो ये काला कलर के कपड़े पहनते थे। तो ये था ज्योतिष पर इसका विश्वास, ज्योतिष भी कुछ होता है, तो ज्योतिष पर ज्यादा विश्वास करता था, तो ज्योतिष के हिसाब से ही अपने कपड़े ये धारण किया करता था। देख लें, सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, गुरुवार को पीला, शुक्रवार को गुलाबी, और शनिवार को लाल काला, सॉरी। इस प्रकार से ये वस्त्र को धारण किया करता था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जरा, फिर मैं इसको मिटाऊं, फिर इसके आगे की कार्रवाई में शुरू करता हूं। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट सभी ने? बोले यस ले लिया। चलो भाई मिटाएं इसको। ओके चलो, अब बाकी बची हुई चीजें इसी वीडियो के अंदर समाप्त करते हैं हम लोग। ज्यादा कुछ बचा नहीं है, थोड़ी थोड़ी बातें बची, उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ये क्लास आपकी समाप्त होगी। अगर मैं चाहता तो करवाता एक ही वीडियो में सकता था आपको, पर मैं चाहता हूं कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आए, तो इसलिए थोड़ा अलग अलग करवाना जरूरी था। बोले यस, अलग अलग करवाना जरूरी था। चलेंगे फिर, एक मिनट में जरा। हाँ जी, अब हम लोग कुछ और बातें करेंगे। जैसे 1556 में भाई साहब आप सब जानते हैं इसकी आखिरी टाइम जो है 1556 का इसका आखिरी समय का रहा। 1556 में इसकी मौत कैसे हुई वो बताऊंगा मैं आपको। भाई साहब ने बहुत अपना जीवन जिया, और उसके बाद 1556 में एक ऐसा समय आया जब ये जिसने इस एक जगह का निर्माण करवाया था, और उसी जगह की पुस्तकालय से गिरकर इसकी मौत हो गई थी। जगह कौन सी थी भैया? किस जगह का इसने निर्माण करवाया दिल्ली के अंदर? बोलेंगे आप? चलो आप भी बोलेंगे, मैं बताता हूँ आपको। देखो सुनो, ये था इसका जीवन कैसा रहा, लड़कता फुड़कता जीवन रहा, लड़खड़ाता जीवन रहा। तो भाई साहब क्या हुआ, इसकी मौत भी जो हुई ना, लड़खड़ाती ही मौत हुई इसकी। कैसे? सुनो, ये जब अपने एक इसने नगर की स्थापना कराई थी, दीनपनाह, कहां पर? दिल्ली में। तो इसने वहीं पे एक दीनपनाह पुस्तकालय बनवाया था। तो दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ी से इसके गिरकर इसकी एक दिन मौत हो गई। तारीख और टाइम बोलेंगे, मतलब ईयर कौन सा था? आप बोलेंगे ईयर था वो 1556। 1556 में क्या होता है, हुमायूं की दीनपनाह की पुस्तकालय से गिरकर मौत हो जाती है। तो कैसे गिरकर मौत हुई? लड़कते खड़कते इसकी मौत हुई। तो इसका जीवन ही इसलिए लेलपुर ने क्या कहा है, लड़खड़ाता जीवन। भाई साहब ने जीवन में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना किया है। पहले शासन इसके हाथ से चला गया, फिर शासन आया, तब तक खुद निपट गया। तो ये था इसका लड़कते फड़कता जीवन। बोलेंगे भैया हाँ जी भैया, अब लिखना शुरू करेंगे भाई साहब आप। तो बोलेंगे भैया 1556 में इसकी मृत्यु हुई। 1556 में मृत्यु कैसे हुई? दीनपनाह की, कहां सर? दीनपनाह के पुस्तकालय से गिरकर। पुस्तकालय बोलेंगे भैया, पुस्तकालय से गिरकर। तो गिरकर क्या हुआ भाई साहब, इसकी मौत हो जाती है, गिरकर मौत। अच्छा जी, तो भाई साहब इसकी मौत हो चुकी है भैया, आप अब ये गिर के अब इसकी मृत्यु हो चुकी है? बोले हाँ जी। अब इसके बारे में तो कुछ दे सकते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनके बारे में जान लो। सुनो, महत्वपूर्ण तथ्य। अब जो है हुमायूं समाप्त हो चुका है, बाकी इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जानकारी जो बची हुई वो सुन लो जरा, सुनना जरा। पहली जानकारी, इसके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई थी। इसके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है हुमायूं नामा। मैं आपसे पूछता हूं कि हुमायूं नामा किसने लिखी है? इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी जल्दी मिलना चाहिए भैया, अभी के अभी बोलो कि हुमायूं नामा किसने लिखी। आप बोलेंगे भैया बताओ, हाँ आपसे बात कर रहा हूं मैं, तुमसे सामने देखो, हाँ किसने लिखी हुमायूं नामा? बोलेंगे हुमायूं नामा जो है इसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी। गुलबदन बेगम कौन थी? बाबर की पुत्री थी। तो इसकी कौन हुई? इसकी बहन हुई। सीधी सीधी बात है। रीजनिंग पढ़ते हो ना? बोला हाँ जी भैया रीजनिंग पढ़ते हैं। तो इतना तो मुश्किल नहीं है ना ये चीज? बोलेंगे हाँ जी भैया नहीं है। तो बोलेंगे भैया इसकी सबसे पहली बात,
हुमायूं नामा किसने लिखी? हुमायूं नामा किसने लिखी? बोले भैया गुलबदन बेगम। बदन बेगम ने। कौन थी गुलबदन बेगम? बोले भैया इसकी बहन थी, बहन। ये क्या है? ये पुस्तक है, पुस्तक है। बोले भैया ये क्या है? ये भाई मेरे एक पुस्तक है। हुमायूं नामा क्या है? हुमायूं नामा एक पुस्तक है, सही से लिख लो। हुमायूं नामा क्या है मेरे भाई? हुमायूं नामा जो है एक पुस्तक है, सुन लो। अब मैं बात जो कर रहा था, बड़ी देर से मैं बोल रहा हूं, हर चीज बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं। लड़कता फड़कता जीवन, लड़खड़ाता जीवन। लड़कता फड़कता बोले, लड़खड़ाता बोले, तो लड़खड़ाता जीवन, लड़खड़ाता जीवन किसने कहा भाई साहब? लड़खड़ाता जीवन किसने कहा? लड़खड़ाता जीवन कहा भाई साहब? कहा था, आप बोलेंगे लेल पुल ने। लेल पुल। इस व्यक्ति को याद रखना भाई साहब कि ये व्यक्ति कौन है। लेल पुल वो व्यक्ति जिसने कहा हुमायूं के जीवन को लड़खड़ाता जीवन। ओके, बोले यस भैया, हुमायूं के जीवन को लड़खड़ाता जीवन लेल पुल ने कहा। हुमायूं ने एक जगह एक बाजार की स्थापना करी थी। कौन से बाजार की? आप बोलोगे मीना बाजार। कहाँ लगता है? दिल्ली में लगता है, मीना बाजार। ओके, कहाँ करें? मीना बाजार की स्थापना, मीना बाजार, बाजार की स्थापना। अच्छा जी, अब भाई साहब मर गए, मौत हो गई इसकी, तो मृत्यु हुई तो इसका मकबरा कहाँ स्थापित किया गया? इसका मकबरा कहाँ बनाया और किसने बनवाया मकबरा? तो भैया बोलेंगे इसका मकबरा जो दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में। किसने बनवाया? हमीदा बानो बेगम, इसकी बीवी ने। हमीदा बानो बेगम, अच्छा जी, ने बनवाया। अच्छा जी, हमीदा बानो बेगम को हम एक नाम से और जानते हैं, जिसको नाम थे हाजी बेगम। क्या नाम जानते हैं इसको? हाजी बेगम के नाम से भी जानते हैं, हाजी बेगम। तो बोले भैया हमीदा बानो बेगम को हम लोग हाजी बेगम के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ किस्सा समाप्त होता है हुमायूं का। यहाँ किस्सा क्या होगा भाई? यहाँ किस्सा समाप्त हो गया हुमायूं का, और यहाँ जो टॉपिक है हुमायूं खत्म होता है। इसके बाद हुमायूं के बीच में ही एक टॉपिक हमने अभी जाना था, शेर शाह सूरी। तो उस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, पूरा एक अलग से उसका टॉपिक होगा शेर शाह सूरी वंश का। तो शेर शाह सूरी वंश को हम लोग कवर करेंगे भैया। शेर शाह सूरी वंश के अगर शासक कौन थे, कैसे इस वंश की शुरुआत हुई, कैसे ये वंश समाप्त हुआ, क्या इस वंश में महत्वपूर्ण युद्ध थे, और क्या इससे प्रश्न बन सकते हैं। तो सारी चीजें हम लोग इसके जब इसके पढ़ाएंगे हम लोग, तब इसके बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो बताना आपको कैसी लगी, और जो मैंने आपको बताया वो कैसे लगे, सब कुछ समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो भैया एक बार कमेंट उसके अंदर बताओ भैया क्या दिक्कत थी, क्या समझ में नहीं आया, और फिर मैं दोबारा कोशिश करूंगा आपको समझाने की इस चीज को। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में इसको समझा दूंगा, और जो चीज नहीं समझ में आई वो जरूर बताना आप मुझे, और क्या अच्छा लगा इसमें वो भी बताना। और वीडियो को लाइक जरूर करना, और वीडियो को शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लो। नीचे देखो बेल आइकन का बटन है, और वहीं पे देखना सब्सक्राइब लिखा होगा बड़े बड़े अक्षरों, लाल लाल दबा दो इसको, वो हो जाएगा चैनल सब्सक्राइब। तो ये काम कर लेना, और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना। फिर सभी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद यही करूंगा आप लोग पढ़ते रहेंगे और अपने सपनों को साकार करते रहेंगे। तो चलिए मिलते सभी से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।